आज से हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पीसी का। यह है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में। पहला, जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो। जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और दूसरे जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता है। इसमें फिर से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, जब साइज ऑफ ग्रुप जो है वो गिवन हो। दूसरा, साइज ऑफ ग्रुप नॉट गिवन। जब ग्रुप की साइज हमें दी रहती है तो उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या ग्रुप की साइज नहीं गिवन हो वो वाले। ऐसा ही यहां पर भी है, आइडेंटिकल के लिए भी यही दो रहेंगे, ग्रुप की साइज गिवन हो या ग्रुप की साइज नहीं गिवन हो। ठीक है, इसमें भी दो वर्ड है, एक है डिवीजन और एक है डिस्ट्रीब्यूशन। डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं। देखो, मान लीजिए 7 पर्सन है। ठीक है, पहला टाइप का पढ़ रहे हैं हम लोग। जब ग्रुप की साइज गिवन है, इसको हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना है। 7 पर्सन को, 7 पर्सन है तो ऑब्वियस डिस्टिंक्ट ही होंगे, है ना। 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो। 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ग्रुप की साइज गिवन है, इसको 4 और 3 में हमें डिवाइड करना है। बराबर है, दो ग्रुप बनाना है 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के। एक ग्रुप में 7 थिंग्स होंगी और दूसरे में 3। देखो, सबसे पहले 7 में से हम कोई भी 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। 4 चाहिए ना अपने को ग्रुप में, तो 7 में से हमने 4 सेलेक्ट कर लिया। उसके सिलेक्शन के वेस कितने होंगे? 7C4। बराबर है बेटा। अब कितने बच्चे बाकी है या कितने थिंग्स बाकी है अभी? 3। और सिलेक्शन कितने का करना है? 3 का। 3 ही बचे हैं ना अब दूसरे ग्रुप में। तो 3 में से 3 का सिलेक्शन, यानी 3C3। बराबर है। इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या मिलता है? 7 फैक्टोरियल डिवाइड फॉर्मूले से, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और 3C3 कितना होता है? 1। तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये क्या हुआ इसका? डिवीजन। क्या क्या है? इसको हमने दो ग्रुप में 7 थिंग्स को डिवाइड किया है। एक ग्रुप में कितने थिंग्स हैं? 4, और दूसरे ग्रुप में 3। तो अपना फाइनल आंसर देखें तो क्या मिला? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। जो आंसर है उसकी इससे डायरेक्ट यदि कंपेयर करें तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ऊपर 7 है और नीचे 4 और 3 है। ठीक है, एक और देखो, 10 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं। इसको मान लीजिए 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, एक में 2 ले लेते हैं, एक में 3, एक में 5।
2 3 5, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। समझो पहले, आसान है बेटा, ये बहुत आसान है, बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं इसके सिलेक्शन। पहले 10 में से 2, 10 से 2, 2 को हम सिलेक्ट कर चुके हैं। 10 में से 2 सिलेक्ट हो गए, अब बचे कितने वहां पर? 8, 8 बाकी हैं। फिर 8 में से तो इंटू 8 से 3 बचे 5, 5 से 5 हो गया डिवीजन। इसको देखें यदि हम तो 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, इसका 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, दिस 1। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा है? 10 फैक्टोरियल डिवाइड, इसको डायरेक्ट यहां देखो, न्यूमरेटर में क्या लिखा है? 10, डिनोमिनेटर में 2 3 5। बन गई ना एक लाइन, एक हार्मोनी बन गई इनमें, नहीं? समझ में आ रहा है? कुछ तालमेल दिखाई दे रहा है दोनों में। सीधे सीधे 10 थिंग को यदि 2 3 5 में डिवाइड करना है तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 2 3 5 हो गया। ये तो हो गया डिवीजन, ठीक है। अब आता है हम डिस्ट्रीब्यूशन पर। जनरली ऐसी चीजें ना घरों में होती है, जैसे एक घर में 2 बच्चे हैं, है ना, और 7 कुछ भी टॉयज हैं, मान लो 7 टॉयज हैं, उसको 2 बच्चों में डिवाइड करना है। एक को 4 मिल गए, एक को 3 मिल गए, है ना। अब क्या होगा? झगड़ा होगा, है कि नहीं? उसको 4 मुझको 3, ऐसा क्यों? रेसिज्म। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे अपन? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ध्यान दो बेटा, डिवाइड करने में तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। अब हम आते हैं किस पर? डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब केवल आपको डिवाइड नहीं करना है, सामने बंदे बैठे हुए हैं जीते जागते जिंदा, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या होगा? वो आपस में चीजें बदल सकते हैं। जैसा जिसको 3 मिली है, एक को 4 मिली है, तो ऐसा भी किया जा सकता था कि जिसको 3 मिला था उसको 4 मिले, और जिसको 4 मिली थी उसको 3 मिले। मतलब उन पर्सन के आपस में जो अरेंजमेंट होंगे, अब हमें वो भी काउंट करना होगा। यहां कितने पर्सन हैं? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। पहले डिवीजन कर लो, और जितने पर्सन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उतने पर्सन से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। इधर आते हैं, यहां कितना आएगा? यहां कितने डिवीजन थे? 3। यदि वहां 3 पर्सन खड़े हो जाए तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ गया सबके? तो यदि हमें n थिंग्स को 2 3 4 कितने भी ग्रुप में डिवाइड करना है तो इस तरह से ग्रुप बना लेंगे। डिवीजन के लिए न्यूमरेटर में क्या आएगा? n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में यहां जितने भी सज्जन होंगे सब एक साथ, राइट। और डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उन्हीं सज्जन से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। कर लो नोट। हाँ देखो, वापस से एक बार हम चलते हैं अपने डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है अपने पास में,
इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। 3, 3, 4 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप की साइज है 3, 3 एंड 4, बराबर है। क्या आ जाएगा बेटा इसका डिवीजन, पता है सबको। न्यूमरेटर में 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था, लास्ट थ्योरी जो पढ़ी थी, उसमें और इस ग्रुप में थोड़ा सा अंतर आ गया है। क्या अंतर है? इस ग्रुप में 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी साइज सेम है। साइज सेम हो गई ना, तो ग्रुप में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना। आप 3, 3 ये बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रुप का नाम दे दें तो ए बी, ए बी, 2 एक जैसी हो गए ना, 3, 3 वाले ग्रुप, बराबर हैं। याद है ना बेटा, इसको अरेंज करने के तरीके क्या रहते हैं? 3 फैक्टोरियल मतलब डिवाइड करना होता है ना। किससे डिवाइड करते हैं? जब साइज सेम रहती है। तो यहां कितने की साइज सेम है? 2 की साइज सेम है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यह आ जाएगा इसका एक्स्ट्रा। ये फ्री में मिलता है अपने को, है ना, इसके अलग से पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ये 2 फैक्टोरियल के, समझ में आई बात? ये 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इसमें 2 ग्रुप की साइज सेम है, इसलिए। आई बेटा बात समझ में? और यदि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय, नहीं बस 3 फैक्टर, पर्सन तो 3 ही है ना, वो 3 अलग अलग पर्सन रहेंगे ना यहाँ, P1, P2, P3। ग्रुप का साइज सेम है, पर्सन अलग अलग है, ठीक है ना। तो 3 पर्सन में डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये टोटल मिलाकर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, और केवल इतना क्या रहेगा? डिवीजन। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना? ओके। अब अगला क्वेश्चन बताओ। यदि 15 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो जिसको 2, 3, 5 कितने होगा ये? इसमें डिवाइड करना है। आंसर बताओ क्या रहेगा? पहला डिवीजन, 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। और कुछ आएगा बेटा? इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया? डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 पर्सन है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल और लिखते हैं। बारह डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट 2, 2, 2, 6, 2, 2, 2, 6। कितने वेज होंगे इसके? डिवीजन कितने मिलेंगे? 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। ये 3 बार है। और बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल।
बराबर है। तो ये हो गया आपके आंसर्स। इक्वली। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स अमंग 4 प्लेयर्स इक्वली। 4 प्लेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 52 कार्ड्स को। टोटल कार्ड्स है 52। कितने ग्रुप बनाना है? 4 ग्रुप। एक ग्रुप में कितने इक्वल लेना है ग्रुप को? सो 13 13 13 13 बराबर है। सो इसके डिवीजन कितने हो जाएंगे? 4 ग्रुप में डिवीजन के वे 52 फैक्टोरियल डिवाइड 13 फैक्टोरियल 13 13 13 इंटू 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड। 4 फैक्टोरियल क्यों? इक्वल साइज है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 प्लेयर बैठे हुए हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। सो आपका आंसर क्या आ गया? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल पावर 4। हाँ देखो यहां पर 16 डिफरेंट थिंग्स हैं। इसको हमें 3 पर्सन जिनके नाम दिए हुए हैं ABC, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। A को मान लीजिए आप X थिंग्स देते हैं, B को इससे एक ज्यादा देना है, सो X + 1, और C को B से 2 ज्यादा देना है, यानी X + 1 + 2। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बराबर है। A को X, B को X + 1, C को X + 3। इन तीनों थिंग्स का टोटल कितना आएगा? इनका टोटल आ जाएगा 16, क्योंकि 16 थिंग्स हैं जो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मिल रही है हमें 4। इसका मतलब अब अपना जो ट्री है, डिवीजन ट्री, उसको हम ऐसा बना सकते हैं। 16 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं। पहले कितने एलिमेंट? A में 4, B में 5 और C में 7। ये A में 4 है, ऐसा किसी में भी 4 है ऐसा नहीं है। A को 4 देना है, B को 5 और C को 7, इसने फिक्स कर लिया है। ये सबसे छोटा बच्चा है घर का, उसको 7 मिल रहा है, बीच वाले बच्चे को 5 और बड़े बच्चे को 4। बराबर है। चलिए तो इसमें अब डिवाइड करने के वे देखते हैं कितने होंगे। 16 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। ये गलत बताया ना, ये फिक्स है ना। ये आपस में इंटरचेंज थोड़ी कर सकते हैं। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं B को 4 दीजिए, कहेंगे क्या है? ये नहीं कहना है ना। यहां पर यहां उनने फिक्स किया हुआ है को A को 4 देना है, आपको B को 5 देना है, C को 7 देना है। बराबर है। आप इसका अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं पर्सन का, इसलिए ये इस क्वेश्चन में नहीं लेना है। आई बात समझ में? तो यहां तक ये बेटा अपना आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए, हमें
8 बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 स्टूडेंट में, बराबर है। तीनों के पास कम से कम 2 बुक होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले तीनों को 2-2 बुक दे देते हैं। 2-2 तो होना ही चाहिए ना उनके पास, एटलीस्ट 2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इफ ईच रिसीव एटलीस्ट 2 बुक। अब 8 बुक है कि नहीं? तो क्या कर सकते हैं अपन, 2 बुक और अभी बांटना पड़ेंगे। तो इसको 1 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, पहली पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इसको ही 2 दे देते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? 2-2-2 तो देना ही है तीनों को। 6 बुक तो बच चुकी है, मान लीजिए। बची कितनी है अपने पास? 2 बुक और बची हुई है। तो 2 बुक का क्या किया जाए, इनको 1-1 दे दें या फिर किसी एक को ही 2 दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसमें फाइनली ट्री देखें हम तो क्या आंसर आएगा इसका, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसको कितने मिले हैं 3, यानी 3 फैक्टोरियल। इसको भी 3 फैक्टोरियल इंटू, दोनों की साइज सेम है, इसलिए साइज सेम है, रेड पेन से लिखते हैं 2 फैक्टोरियल, बराबर है। 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ABC ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसने यहां पर, है कि नहीं, कि एक इसका नाम A है, इसका B है और इसको C है और इसको इतना ही देना, ऐसा नहीं लिखा है। तो क्या होगा बेटा उनका अरेंजमेंट? अरेंजमेंट के लिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल प्लस, और है मतलब प्लस। समझ में आ रही ना बात? अगला बताओ, इसका क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, ये 2 फैक्टोरियल क्यों, रिपीट है 2, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, किस लिए, पर्सन के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये पर्सन का रहता है ना। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हाँ, टोटल कितने, 10 स्टूडेंट हैं, 10 टॉयज हैं, इसको 10 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसी एक को कुछ नहीं मिलना है, केवल एक ही है लेकिन ऐसा जिसको कुछ नहीं मिलना है। अभी कितने बच्चे बाकी हैं, 9। तो 9 में 10 को देना है अपने को, है ना। तो हर किसी को यदि हम 1-1 दे दें, वन 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 3 और 3 6 और 2 8, 3 6 और 2 8। अभी कितने हो गए बेटा, 9। ये 9 बढ़ गए हैं, 9 टॉयज डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एक टॉय अभी बाकी है, ठीक है। तो क्या करें, उस एक टॉय को किसको दें, किसी भी एक को, है कि नहीं। तो किसी एक को जो है 2 मिलेंगे, बाकी सबको 1-1 और एक को 0। अच्छा, हम 2 को 0 दे सकते हैं क्या? जैसा मान लो हम ये चाहें कि इसको और इसको 2-2 दे देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, किसी एक और को 0 देना पड़ेगा। और क्वेश्चन में लिखा है एग्जैक्टली एक ही स्टूडेंट या एक ही चिल्ड्रन को हमें 0 देना है, सही है। तो केवल यही पॉसिबिलिटी है, बस ओनली पॉसिबिलिटी। कितने वे होंगे इसको अरेंज करने के, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल,
ये बाकी सब तो 1 1 1 फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल कितनी बार है ये? 8 बार इंटू, ये कहां से आया? हाँ, एक 8 बार रिपीट है ना, तो इसलिए 8 फैक्टोरियल ये वाला। मल्टीप्लाई 9 क्यों? 10 लोग हैं ना, 9 में काहे के लिए? ये बच्चा ऐसा नहीं है, कोई फिक्स बच्चा नहीं है, किसी को नहीं देना ऐसा नहीं है, किसी भी एक को नहीं देना है। 10 में से कोई एक ऐसा है जिसको नहीं देना है। ये प्लेस यहां बनाया बेटा, लेकिन ये तो यहां भी हो सकता था ना, है ना। उनका इंटरनल अरेंजमेंट हमें लेना पड़ेगा। कितना आएगा इंटरनल अरेंजमेंट? 10 फैक्टोरियल, राइट। तो आपका आंसर क्या हो गया? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मतलब इसको आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा 10c2 इंटू 10 फैक्टोरियल, है ना। 10c2 इंटू 10 फैक्टोरियल। लिखिए, when size of group, when size of group is not given, जैसे मान लीजिए आपके पास में 10 प्राइज है, ठीक है, उसको 5 चिल्ड्रन में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किसी भी स्टूडेंट को कितने भी प्राइज मिल सकते हैं। मतलब हो सकता है एक ही स्टूडेंट को 5 प्राइज मिल जाए, किसी एक को 4 मिले, बाकी को एक मिलाकर 1 मिले, इस तरह से। किसी को 1 भी नहीं मिले, किसी को 1 मिले, 2, ऐसा। मतलब कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ग्रुप का साइज यदि गिवन नहीं हो तब लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स into R groups। बराबर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू आर ग्रुप्स। इसमें बेटा बातें नहीं कराओ, पहला फॉर्मूला है आर पावर एन। आर पावर एन कहां से आएगा? आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर एन टाइम्स। जैसा पहला जो प्राइज है उसको लेने के लिए आर में से कोई भी आ सकता है ना। आर पर्सन है तो पहला प्राइज के लिए आर पॉसिबिलिटी है। एक अपन ने प्राइज लिया, किसके लिए? तो आर पर्सन है, आर में से किसी एक के लिए। तो पहले प्राइस के लिए पॉसिबिलिटी कितनी? आर। दूसरे के लिए फिर आर। कम नहीं होगा क्योंकि एक पर्सन को कितने भी मिल सकते हैं। आर कितने टाइम रहेगा बेटा? एन टाइम्स। मतलब कितना आ गया फॉर्मूला इसका? आर पावर एन। अच्छा, यदि एक बच्चे को पूरे आर प्राइज मिल जाए, है ना, सबके सब, तो बाकी बहुत सारे ऐसे रहेंगे ना जिनको क्या मिलेगा? 0। मतलब इसमें हमने क्या किया हुआ है? 0 ग्रुप अलाउ किया हुआ है। 0 को क्या बोलते हैं? एम्प्टी ग्रुप, है ना। एम्प्टी ग्रुप इज अलाउ। समझ में आई बात? यहां पर एम्प्टी ग्रुप अलाउ रहेगा, मतलब किसी एक को कितने भी मिल सकते हैं, 0 भी, 1 भी, 2 भी और n भी, राइट। तो उस केस में आंसर क्या रहेगा? आर पावर
n। दूसरा, यदि हम एम्प्टी ग्रुप को अलाउ नहीं करें, when empty group is not allowed, when empty group is not allowed, तब हम यहां पर यूज करेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन मेथड। याद है ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड। ओके, एट द मोस्ट कितने पॉसिबल हैं? r पावर n, ये जो ऊपर लिखे हैं इसमें सब आ गए, एम्प्टी ग्रुप भी आ गया इसमें, लेकिन यहां पर क्या है, एम्प्टी ग्रुप हमें नहीं चाहिए, तो माइनस RC1, R में से एक सिलेक्ट कर लो, कम से कम एक ले लो ना, तो एम्प्टी ग्रुप नहीं मिलेगा। RC1 बचे कितने अभी? यदि R में से एक ले लिया अपन ने, है ना, तो R-1 बचे हैं। फिर R-1 को इसी तरह से अरेंज करने के वे कितने होंगे? R-1 पावर n, देन प्लस क्या आएगा? RC2, R में से 2, R-2 पावर n, फिर माइनस, तो चलता रहेगा ये, कभी ना कभी अपने आप ही खत्म हो जाएगा ये, अपने कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना कि कहाँ जाके रुक रहा है, वो अपने आप ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? R-R, और R-R आते से वो लास्ट वाला टर्म जीरो आ जाएगा। जैसे ही जीरो आया आप रुक जाइए, उसके आगे मत जाना माइनस माइनस करते हुए, है ना। उसके पहले जितने मिलेंगे वो सब मिलाकर अपना आंसर बन जाएगा। अरे ये बात समझ में? तो इसको एज ए फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। आता किससे है ये? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन मेथड से। नोट कर लो फटाफट। एक चीज और भी है इसमें जो आप लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हो, उसको हम अभी लिख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का भी है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको हम, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। डिटेल तो वहीं देखेंगे, अभी जस्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, सेम फॉर्मूला। हाँ बेटा, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कितनी भी प्राइस दी जा सकती है। नंबर ऑफ प्राइस कितने थे? 10, और पर्सन कितने हैं? 6। पहले प्राइस के लिए कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 6। 6 में से किसी को भी दे सकते हैं। दूसरे के लिए पॉसिबिलिटी 6, ऐसे पूरे 10 प्राइस के लिए पॉसिबिलिटी 6, क्योंकि किसी भी पर्सन को हम कितने भी प्राइस दे सकते हैं। हर बार नंबर ऑफ जो चॉइस है सेम रहेगा 6। तो क्या जाएगा पहले का आंसर? 6 पावर 10। यहां पर ध्यान रखना बेटा, इसमें कभी कभी जैसा जब हम फॉर्मूला याद करते हैं R पावर n, तो भूल जाते हैं कि R कौन सा है, n कौन सा है। सिंपल इसका तरीका यह रहता है, जो घूमता है ना, जो जिसको आप घुमा सकें वो पावर में रहता है, और जो फिक्स रहता है ना वो बेस में रहता है। फिक्स, पावर, मूवेबल। सोच के देखे ना, जैसा लेटर है, 10 लेटर 5 लेटर बॉक्स, कितने तरीके होंगे? 5 पावर 10 लेटर घूमेंगे, बॉक्स थोड़ी घूमता है। लाओ, है ना, लेटर मेरे इसके अंदर, है ना, ऐसा बॉक्स थोड़ी घूमेगा, सही है ना। तो जो घूमता है वो कहाँ रहेगा? पावर में। जो फिक्स रहेगा वो बेस में। बच्चे बैठे रहते हैं, है ना, वो प्राइस घूमता है। ओके, तो 6 पावर 10। दूसरा, एटलीस्ट 1 प्राइस, मतलब जीरो ग्रुप अलाउ नहीं है ना। यदि जीरो ग्रुप अलाउ नहीं है तो एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, प्रिंसिपल, बराबर है बेटा।
यहां पर n कितना है 10, r इक्वल 6, फॉर्मूला क्या था अपना, मतलब 6 पावर 10, फिर माइनस 6c1 इंटू 6 माइनस 1 पावर 10 प्लस 6c2 6 माइनस 2 पावर 10 माइनस 6c3 6 माइनस 3 पावर 10 प्लस 6c4 6 माइनस 4 पावर 10 माइनस 6c5 6 माइनस 5 पावर 10। इससे अगला क्या रहेगा, इससे अगला 0 हो जाएगा, है ना, तो उसको हम नहीं लेंगे। ये हो गया अपना दूसरे क्वेश्चन का आंसर। सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट एग्जांपल के लिए बताया हुआ है कि इस तरह से सॉल्व करते हैं ना, 6 पावर 10 तक सॉल्व नहीं करना है। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये वाले नंबर दोनों जो है आपको स्मॉल दिए रहेंगे, है ना, छोटे छोटे नंबर होंगे, ठीक है, ताकि आंसर आप आसानी से निकाल सके, 2 3 इस टाइप के। समझ में आई बात। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, एटमोस्ट 9 प्राइस। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का जो है। क्या है किसी ने इसमें, इसने जैसा पहले क्वेश्चन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरे में स्टार्ट से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि किसी को 0 नहीं देना है, कम से कम 1 देना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या एंड पर जाकर रिस्ट्रिक्शन लगा है, बिगिनिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 भी दे सकते हैं आप, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं देना है। 9 से ज्यादा नहीं देना है का मतलब क्या होता है, किसी भी एक को 10 नहीं देना है। 9 दे सकते हो, 9 से कम दे सकते हो, लेकिन पूरे के पूरे 10 किसी को भी नहीं देना है, टोटल में से माइनस कर देंगे। तो तीसरे का आंसर कैसे लिखेंगे, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, यानी टोटल माइनस 1 गेट ऑल 10, 1 गेट ऑल 10। किसी एक को पूरे के पूरे 10 मिल जाए, वो वाली कंडीशन माइनस कर दो, तो क्या बचेंगे, एट द मोस्ट 9 या उससे कम। टोटल ही हमने निकाला था, कितना था बेटा, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के 6 पावर 10 माइनस, ऐसे कितने तरीके होंगे जब किसी एक बच्चे को पूरे 10 मिल जाएंगे। 10 बच्चे हैं, नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A10। A1 को पूरे 10 मिल सकते हैं, एक तरीका, A2 को पूरे 10 मिल सकते हैं, 2, कितने तरीके होंगे, 10। सो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 6 पावर 10 माइनस 10। हाँ जी, बच्चे कितने हैं, 6, तो माइनस 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा ना बेटा, 6 ही बच्चे थे, 10 बच्चे नहीं है, 10 तो प्राइस है, बच्चे 6 है, A1 A2 A3, तो किसी A1 को पूरे 10 मिल सकते हैं, एक तरीका, A2 को 10 या A6 को 10, तो टोटल तरीके 6 रहेंगे। 6 पावर 10 माइनस 6, जितने बच्चे रहेंगे उतने माइनस करना है।